अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद नुमान शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 4 बड़ी खबरों के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो अमेरिका में इलेक्शन थे और ट्रंप एक दफ़ा फिर सदर बन चुके हैं। ट्रंप के सदर बनने पर पीटीआई के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। हमारे साथ मौजूद है हामिद चौधरी। अच्छा हामिद, ये बताइएगा कि ट्रंप तो सदर बन चुके हैं, ट्रंप पर अपने दौरे इक़्तिदार में भी काफ़ी तनकीद का सामना उन्हें करना पड़ा और आज उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी की। तो ट्रंप के सदर बनने पर पीटीआई को क्या फ़ायदा होने जा रहा है, इमरान खान को क्या फ़ायदा होने जा रहा है? जी, मेहरबानी शाह जी। पहले तो हम इसको थोड़ा-सा इसका पस-ए-मंज़र देखेंगे कि जो गुज़िश्ता दौर है ट्रंप का, उसमें ख़ासी तनकीद का सामना रहा उनको अपनी ही अवाम की तरफ से भी, और कुछ उनसे इस तरीके के हो गए थे काम जो उनके लिए अच्छे साबित नहीं हुए। मगर जब उस वक़्त जब इमरान खान का भी टेन्योर साथ ही चल रहा था, उनका एंडिंग टेन्योर था, इमरान खान का स्टार्टिंग टेन्योर था, तो उसमें खान साहब ने एक मुलाकात की थी ट्रंप से। जिसमें अच्छी उनकी जो है ना गुफ्तो-शुनीद हुई थी। उसके बाद ट्रंप के जो ताल्लुकात थे वो खान साहब से ज़ाती तौर पे अच्छे बन गए थे। तो जब ये इलेक्शन अब अमेरिका का जो कंडक्ट हुआ है, इसमें जो ट्रंप को मुसलमान जो वहाँ पे आबादी है, जो पाकिस्तानी मुसलमान वहाँ मुकीम है, ओवरसीज़ जिन्हें कहते हैं, उनको लिए जो है वो ट्रंप ने एक अच्छा एक स्टंट खेला है कि खान साहब की जो तकारीर थी, जो खान साहब की स्पीचेज़ थी, और वहाँ की जो मुसलमान कम्युनिटी थी, उसको खान साहब की तस्वीर अपने साथ चला के उसको उसने बड़े अच्छे तरीके से कैश किया है। ये एक उसका पॉलिटिकल स्टंट बड़ा अच्छा उसका कामयाब रहा है। तो जो मुसलमान जो वहाँ की आबादी थी और जो मुसलमान वहाँ पे मुकीम है पाकिस्तानी, उन्होंने खान साहब की वजह से उनको बड़ा सपोर्ट किया है। 90% जो पाकिस्तानी वहाँ पे मुकीम है यूएसए में, मुख्तलिफ स्टेट्स में हैं। तो उन्होंने इमरान खान की वजह से जो है, इमरान खान का ज़ाती ताल्लुक ज़ाहिर करने की वजह से ट्रंप को वोट दिए है। और ट्रंप को कुछ ऐसी उनकी स्टेट थी जहाँ से जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी अमेरिका की, जिससे ओबामा की जो पार्टी है, जिससे अब उनकी वो नई जो उनके साथ इलेक्शन में कंडक्ट करनी थी, उन वो डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ से अक्सरियत लेती थी। और जो वो मुसलमान थे वो वहाँ के वो, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी वो वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करती थी। मगर इस बार क्या हुआ है, इस बार वो जो डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एरिया था, इस बार वहाँ से रिपब्लिक पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, उसने वहाँ से मैदान मार लिया। उसकी असल वजह एक तो ये है कि इमरान खान को उसने कैश किया। अब पीटीआई इस मामले पे क्यों खुश है? मुस्लिम कम्युनिटी का भी वोट हाँ, उस मुस्लिम कम्युनिटी। ट्रंप को अब मिला। पीटीआई इस चीज़ पे पाकिस्तान में क्यों खुशी मनाई जा रही है? अब पीटीआई को ये उम्मीदें हैं कि खान साहब का एक ताल्लुक रहा है कि अब ट्रंप अगर सदारत सँभालते हैं उसके बाद, कि ट्रंप जो है वो कोई ना कोई पाकिस्तान से इस मामले पे बात करेंगे, खान साहब की रिहाई पे बात करेंगे, खान साहब के लिए जो मसाइल हैं उन पे कुछ बात होगी, कुछ दफ्तर ख़ारजा की तरफ से नेगोशिएट किया जाएगा उनको, कुछ ना कुछ वो, अब इनको होप ये है, उम्मीद ये है कि ट्रंप की जानिब से कोई ना कोई इमरान खान के लिए एक ज़ाती दोस्त की हैसियत से, एक ज़ाती ताल्लुक की हैसियत से, और जो एक स्टेट वाइज़ उनसे ताल्लुक था हमारा खान साहब के दौर में, उसकी हैसियत से वो कुछ ना कुछ जो है बात करेंगे। तो इस वजह से पीटीआई की सफ़ों में कुछ खुशी की जो लहरें हैं वो हमें दिखाई दे रही हैं, खुशी की उम्मीद उनमें जागी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जब ये चीज़ें रेज़ होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जब इन चीज़ों को उठाया जाता है, इन बातों को उठाया जाता है, ये जो हो रहा है इंसानी हकूक़ की तंज़ीमों के सामने इनको उठाया जाता है, तो उससे बड़ा असर पड़ता है। तो पीटीआई का जो खुशी है, उसको मैं यही समझता हूँ कि वो जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की एक जो ज़ाती ताल्लुक है, उसकी बिना पे पीटीआई इसको एक ले रही है। अच्छा, पीटीआई की बात हो रही है तो नामालूम अफराद फिर एक दफ़ा पीटीआई के एमएनए को अगवा कर लिया है और स्पीकर जो कौमी असम्बली है वो भी शदीद तनकीद का उनको भी सामना करना पड़ रहा है। तो ये नामालूम अफराद तो नहीं कंट्रोल हो रहे और इस्लामाबाद में चोरी डकैतियाँ भी बहुत हो रही हैं, वो भी कंट्रोल में नहीं हो रहे। तो ये नामालूम अफराद हैं कौन? जी, देखें नामालूम अफ़राद हैं कौन? ये जो सवाल है ना, ये होता तो बहुत है, पर इसका जवाब जो है वो आज तक मिल नहीं सका है। जवाब अगर मिल भी जाता है तो उसको बयान करना जो है वो एक और नामालूम अफ़राद की लिस्ट में जो है ना, जबरी गुमशुदगी की लिस्ट में नाम लिखवाने के बराबर है। मगर इस पे मैं ये कहूँगा कि जो एमएनए साहब, जो ख्वाजा शरात साहब, जो झंग से जिनका ताल्लुक था, एमएनए हैं पीटीआई के, तो उनको जो उठाया गया है, उनको उठाने का कोई मकसद अभी तक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आईनी तरमीम हो गई। ये कल आईनी तरमीमी बिल भी पास हो गया, और भी जो अज़ाइम थे वो हो गए, मकासद जो थे क्लियर हो गए।
तो अब उनकी जो अहलिया हैं, अपना ख्वाजा शराज साहब की जो अहलिया हैं, उनके बयान को अगर मद्देनज़र रखें, उनका बयान ये है कि कुछ नामालूम अफराद निकाब पोश घर में दाखिल होते हैं, दरवाज़ा रोकने पे दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है, दरवाज़ा तोड़ के वो लोग अंदर दाखिल होते हैं। जो ख्वाजा शराज साहब हैं वो उस वक़्त जो है वो वॉशरूम यूज़ करे, बैतुल ख़ला में अपना जो होता है वो वहाँ थे। जब वो फ्रेश होके बाहर आए हैं, तो फिर जो उनका जो रुख था वो उनकी तरफ हो गया है। उनको लिया है तो उनकी अहलिया पीछे आई हैं, तो वो कहते हैं जी बाहर आके उनके हाथ बांधे हैं। सेम वो इंतज़ार पंजोता वाला केस रिवाइज़ किया गया है। उनके हाथ-पाँव बाँधे हैं और मुँह पे उनके जो है कपड़ा चढ़ाया गया है। तो उनके साथ एक शख़्स था, असल चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको तो कर लिया है अगवा। उनके साथ एक शख़्स था जो इस्लामाबाद से उनके साथ उनके आबाई इलाके में गया हुआ था। उसको उन्होंने बोला है कि अगर आपने किसी को कॉन्टैक्ट किया या उठाया या किसी को बताया, तो आपको भी उठा लेंगे। वहाँ से वो निकल गए हैं और उनके मुताबिक, उनकी अहलिया के मुताबिक पंजाब पुलिस के भी एहलकार, बावर्दी एहलकार उनके साथ मौजूद थे। अब पंजाब पुलिस का वहाँ क्या काम है? एक तो ये बात है। अगर वो नामालूम अफराद थे, अगवाकार थे, जो भी थे, वो तो एक केस अलग है। पंजाब पुलिस का पहले तो सवाल ये उठता है, पंजाब पुलिस का वहाँ क्या काम है? अगर पंजाब पुलिस वहाँ मौजूद थी, वहाँ की सीसीटीवी निकलवाएँ, उनको देखें। अगर पंजाब पुलिस उसमें मुलविस है, तो ख्वाजा साहब जो है वो पंजाब पुलिस के पास हैं या उनकी मर्जी से वो गए हैं जिधर भी गए हैं। दूसरी बात, उनकी अहलिया का बयान ये है कि जब वो चले गए हैं 10 मिनट के बाद दोबारा आते हैं। नामालूम अफराद निकाब पोश 10 मिनट के बाद दोबारा आते हैं। वो जो शख्स यहाँ से उनके साथ गया था, उसको उठाते हैं, उसका मोबाइल रिकवर करते हैं और फिर उसको भी फिर साथ ले जाते हैं। अब या तो वो शायद जाते हुए जल्दी में उसको भूल गए लेके जाना। वो फिर वहाँ से वापस आए हैं, फिर एक कमरे में जो अब ज़्यादती है, चलो जो बंदा आपको मतलूब था आपने ले लिया। कमरे में उनकी फैमिली थी, बच्चे थे, सोए हुए थे। कहते हैं हमने वो कमरा भी चेक करना है। फिर वो कमरा खुलवाया, बच्चे सोए हुए थे। जब उनको ये तसल्ली हो गई है कि हाँ बच्चे सोए हुए हैं, कोई नहीं है, और पूरा घर का सर्च ऑपरेशन करने के बाद उस आदमी को साथ लिया, उसका मोबाइल लिया और फैमिली में और कुछ लोगों के मोबाइल उठाए हैं और वो साथ लेके निकल गए हैं। अब तक जो है ताहाल उनका कोई पता नहीं है। इसके साथ ही फिर आज पीटीआई की जानिब से एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें अंदिया भी दिया गया कि हम लोग अब थक चुके हैं, सड़कों पे भी आ सकते हैं। उसमें जो है असम्बली के जो हमारे कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं अयाज सादिक, वो शदीद तनकीद का सामना उनको करना पड़ा है। इसमें पीटीआई का कहना ये है कि हमें सिर्फ हमारे साथ ताज़ियत ना करें, हमें अमली तौर पे, चलो एक आम बंदा हो तो वो एक केस उसका चलता है, एक डिफरेंट चीज़ है। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपको चाहिए आप अपना जो एमएनए है वो आपके कस्टोडियन का हिस्सा है, आप उसको यहाँ पेश करवाएं। लेकिन अब इसी तनकीद की जद में एक चीज़ और वाज़ेह होती है कि जो स्पीकर साहब के अख्तियार हैं वो भी महदूद हैं। स्पीकर साहब जो हैं वो पुलिस को लिख सकते हैं, वो मुख्तलिफ जो नॉमिनेटेड एजेंसीज़ हैं उनको लिख सकते हैं कि हमें बंदा चाहिए। अगर उनकी तरफ से जवाब आ जाता है कि नहीं है, फिर स्पीकर जो है वो भी किसी कार्रवाई का हकदार रहता ही नहीं है, उसके पास और कोई अख्तियार नहीं है। अब जो बात आ जाती है नामालूम वाली, तो वो अब जो अयाज सादिक हैं वो किस तरह उसको रिकवर करवाएँगे। असल मसला ये है कि उनके पास भी ये अख्तियार नहीं है, इसलिए वो भी अब शदीद तनकीद की ज़द में है कि वो अब जो नामालूम वाला जो मसला है वो उन लोगों को किस तरह ट्रेस करें और किस तरह वहाँ से हुआ। मसला असल ये है कि अयाज सादिक भी इस तनकीद की ज़द में है, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उनका हक बनता है अपने एमएनएज़ को रिकवर करवाने। अच्छा, जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और जस्टिस अमीन अल दीन आइनी बेंच के सरबराह भी हुए, तो जुडिशल कमीशन का काम क्या हो गया? जी देखें, पहले तो जुडिशल कमीशन के मैं आपको बता दूं, जुडिशल कमीशन में जो है अब 4 जो पार्लियामेंट के अरकान है वो भी मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन का कल इजलास होता है सुप्रीम कोर्ट में, और जो जस्टिस याया अफरीदी हैं वो चेयर करते हैं उसको। उसमें हुकूमत की तरफ से भी मौक़िफ़ होता है और अपोजिशन की तरफ से भी 2 अरकान होते हैं। मुख्तसरन ये है कि जस्टिस याया अफरीदी जब वहाँ पे आइनी बेंच की तश्कील होती है, 7 मेंबरान को आइनी बेंच में रखा जाता है, जिसमें कोई भी सीनियर मेंबर नहीं है। कोई भी सीनियर जज जो हैं उस आइनी बेंच का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस जो हैं वो भी, याया अफरीदी भी आइनी बेंच का हिस्सा नहीं है। चीफ जस्टिस जो है वो आइनी बेंच का हिस्सा नहीं है, ठीक है।
और जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो उस 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर कर दिए जाते हैं। 7 वोट जो हैं वो अमीनुद्दीन के हक में आते हैं और 5 वोट जो हैं वो मुखालफत में जाते हैं। अब 5 वोट जो मुखालफत में जाते हैं उसमें 2 तो 1 वोट हो गया जस्टिस मंसूर का, 1 जस्टिस मुनीब अख्तर का, 2 अपोजिशन रहनुमाओं के 4, 5वां वोट जो है वो आता है जस्टिस याह्या अफरीदी की तरफ से। जस्टिस याह्या अफरीदी ने इस आईनी बेंच की मुखालफत में वोट दी है। अब जस्टिस याह्या अफरीदी पे अगर हम इस आईनी बेंच का काम देखें, इस आईनी बेंच का काम क्या इस आईनी बेंच ने करने हैं, टोटल जो हमारे जो आईनी केसेस हैं उनको सॉल्व करना है। अब आईनी केसेस में टोटल जो हमारे आईनी इदारे हैं उनके जो भी केसेस होंगे वो, और सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा बेशतर जो है वो आईनी केसेस पे ही समातें चल रही होती हैं, आईनी केसेस ही सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। तो अब मैं आपको एक और मजे की इसमें बात बता दूं कि आगे जो है ना, ये एक मुज़ीक़ा ख़ेज़ बात है, मगर जो अगर अख्तियारात वाइज़ देखा जाए और अमली प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो जस्टिस अमीनुद्दीन है, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं। मतलब याह्या अफरीदी के पास कोई ताकत नहीं है। याह्या अफरीदी के पास अब क्या ताकत रह गई है? उन्होंने जो उम्र कैद के मुलजिम हैं उनके फैसले करने हैं, जो कंपनियों में जो मजदूरों के जो केसेस चल रहे हैं, लेबर के जो केसेस चल रहे हैं उन्होंने वो हल करने हैं, उन्होंने जो लोग मुख्तलिफ केसेस में हैं उन्होंने वो हल करने हैं, उन्होंने लोगों के ज़मीनियों के जो झगड़े हैं उनके केसेस हल करने हैं। तो असल जो केसेस हैं वो तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन के पास हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि चीफ जस्टिस तो जस्टिस अमीनुद्दीन है। अच्छा, ये जितने भी ये एक मंथ में अगर देखा जाए, जैसे 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, 27वीं की बातें हो रही हैं, फौजी आर्मी चीफ की जो 3 साल से 5 साल कर दिए गए, हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई, तो ऐसा लग रहा है कि ताकत एक शख्स के पास नहीं रहेगी। 3 साल अगर आर्मी चीफ के थे तो उसको 5 साल दे के अगर आपने एक्सटेंशन करनी है तो 5 साल आप उनको मजीद दे देते थे, 2 साल दे के 5 साल उनका टाइम टेन्योर पूरा हो जाता था। अब इसी तरह इसका था स्पीकर मंसूर अली शाह जैसे नहीं हुए, याह्या अफरीदी ने होना था और मंसूर अली शाह ने होना था, याह्या अफरीदी उनकी जगह तैनात हो गए। तो ये आने वाले दिनों में मजीद चेंजिंग होंगी या बस यहाँ तक अब रुक जाएगा? असल में अब जो है ना, जो ये तरमीम हुई है इसमें चूज एंड पिक के जो ऑप्शन है ना वो तकरीबन इदारों में अब वो डाल दिए गए हैं। अब तकरीबन जो हमारे आईनी और जो बड़े इदारे हैं वहाँ पे चूज एंड पिक चलेगी, ठीक है। और इसमें साथ ही आपने 5 साल कहा कि आर्मी चीफ के बढ़ा दिए, तो अब वो एक्सटेंशन आप कह रहे हैं, एक्सटेंशन वाली तो बात ही नहीं रही, क्योंकि 5 साल उनको ऑटोमेटिक बढ़ गए हैं। जो आर्मी चीफ बनेगा उसको 5 साल मिल जाएंगे। 5 साल के बाद भी एक्सटेंशन मिल सकती है, 1-2 साल की, या चले जाएंगे? अब ये देखना होगा कि उनकी सेहत इजाज़त देती है कि 5 साल के बाद भी वो चलें, तो फिर शायद अगर लेनी होगी तो वो फिर भी हो सकती है, उसमें इशू नहीं है। सेहत तो आसिफ जरदारी की भी इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन वो सदर तो बन गए ना। बस ये देखें, आईनी इदारे हैं और आइन है, तो कुछ चीज़ें आइन में रहते हुए होती हैं, उनके हम देख भी रहे होते हैं कि नुकसानात भी हैं, मगर जब वो आइन में आ जाती हैं, आइनी तरीके से आ जाती हैं, तो फिर उनको जो काउंटर करना होता है वो भी आइनी तरीके से ही किया जाता है। उनको फिर आप वैसे रोड सड़कों पर आकर वैसे उनको काउंटर नहीं कर सकते, उनको आइनी तरीके से ही काउंटर किया जाए। अगले व्लॉग तक मुझे और आमिर चौधरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।